हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के शुरुआती 5 मिनट में मैं सभी राज्यों के राज्यपाल आपको याद दिलाने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई एग्जामिनेशन में राज्यपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करें। इनसे पहले 4 या 5 मिनट में सभी राज्यों के राज्यपाल को हम याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 8 जुलाई को बताया था। तो चलिए विथ इमेज हाल ही में जो 8 नए राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं उनकी बात करें तो नए राज्यपालों की नियुक्ति में PS श्रीधरन पिल्लई वो बन गए हैं गोवा के नए राज्यपाल। सत्यदेव नारायण आर्य वो बन गए हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। और रमेश बैस वो बन गए हैं झारखंड के नए राज्यपाल। और बंडारू दत्तात्रेय, यहां पर है बंडारू दत्तात्रेय, वो बन गए हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। यहां चारों को इमेज में आपने देख लिया। और भी 4 नए चेहरे सामने आए हैं। इनमें से पहले है थावरचंद गहलोत साहब, वो बन गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। तो हरि बाबू कंभमपति यहां दूसरे नंबर पर, वो बन गए हैं मिजोरम के नए राज्यपाल। और मंगूभाई छगनभाई पटेल गुजरात के एक विधायक रह चुके हैं, वो बन गए हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वो बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। तो चलिए आपके सामने हमारे इंडिया का एक ब्लैंक मैप है। मैप के जरिए सभी राज्यों के राज्यपाल को हम याद कर लेते हैं और साथ साथ हम पहचान भी लेते हैं कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो पहले तो हम भारत मां के सिर से शुरुआत करते हैं। यहां पर है हमारा जम्मू कश्मीर और यह है लद्दाख, हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यह है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। और यहां पर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो हिमाचल के नए राज्यपाल बन गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, वो बन गए हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। और यहां पर है पंजाब। पंजाब में नए कौन राज्यपाल है? पंजाब में राज्यपाल है VPC बदनौर। कौन? VPC बदनौर। और यहां पर आ गया हमारा कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली में उपराज्यपाल है कौन? अनिल बैजल। और यहां से नीचे हम चले तो यहां पर है राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और यह हमारा गुजरात। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी। और यहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गुजरात से हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम विजिट लेते हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? गुजरात से ही मंगवाए गए हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। गुजरात से यहां मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहां से आगे बढ़े तो यहां हम पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमने किसके साथ मुलाकात की है? भगत सिंह कोश्यारी से, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं भगत सिंह कोश्यारी थे ही। ओके। और यहां से आगे बढ़े तो ये हमारा भारत देश का सबसे छोटा राज्य, मैंने आपको हाल ही में बताया, कौन बन गए हैं? गोपी, श्री कृष्ण की गोपी। गो बोले तो गोवा, पी बोले तो PS श्रीधरन पिल्लई। याद रख लिया? वेरी नाइस। और गोवा से आगे बढ़ते हुए हम यहां कर्नाटक में बंगलुरु पहुंचे तो थक गए। हमने सोचा कि राजभवन में हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, लेकिन हम थक गए हैं। तो कहां पर? यह कर्नाटक में थक गए, यानी कि थावरचंद गहलोत वो हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। वजूभाई वाला का स्थान लिया है। और यहां से हम आगे बढ़े थे, यहां पहुंच गए हैं हम केरल। और केरल में दोस्तों कौन राज्यपाल है? एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। और यहां से हमने सोचा कि हम चलिए रामेश्वर जाते हैं। और हमने सोचा कि यहां पर रामेश्वर में एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो एक पुरोहित चाहिए। तो यहां के राज्यपाल कौन बन गए? तमिलनाडु के राज्यपाल बन गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे आंध्र प्रदेश। 3 कैपिटल वाला स्टेट आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हमने किसके साथ मुलाकात की है? विश्वभूषण हरिचंदन से। यहां से आगे बढ़े तो यह आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ यह तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन।
और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमने मुलाकात की है अनसुईया उइके से, यानी कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनसुईया उइके। और हमने सोचा कि यहाँ पर ओडिशा में हम व्हीलर द्वीप की मुलाकात लेते हैं, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहाँ ओडिशा में हमारे सामने कौन आए? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, लेकिन ओडिशा के दोस्तों राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। और यहां से आगे बढ़े तो यह आ गया झारखंड। और झारखंड के बारे में मैंने आपको हाल ही में बताया, रजा मीन्स छुट्टी। तो रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। और यहां पर आ गए हैं बिहार। बिहार में फागू आयो यानी कि फागू चौहान बिहार के राज्यपाल है। और यहां पर है यह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कौन राज्यपाल है? जगदीप धनखड़। और अनूठे के आकार का यह है सिक्किम। सिक्किम में आपको कैपिटल का नाम याद करते ही राज्यपाल याद आ जाएंगे, क्योंकि सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक। और गंगटोक में हमने मुलाकात की है गंगा प्रसाद से, यानी कि गंगा प्रसाद हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल है। ओके, यहां एक बाकी रह गया, कौन सा? भारत का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। और यहां पर है यह उत्तराखंड। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए अब पूर्वोत्तर के जो स्टेट है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम पहुंचे हैं असम। असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। याद आ गया? ओके। और यहां पर कौन सा राज्य है? पहचानो तो, यह है मेघालय। और मेघालय में राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। यहां से यह है त्रिपुरा। अरे त्रिपुरा में हमने याद कर लिया, यदि सत्य बोलना है तो भगवान शंकर का त्रिशूल, त्रिशूल यानी कि त्रिपुरा, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल है। और यहां पर है मिजोरम। और मिजोरम में दोस्तों कौन है? बाबू जी तुम मिजो चलो, यानी कि हरि बाबू। और दोस्तों नाम याद रख लीजिए, हरि बाबू कंभमपति। कौन? हरि बाबू कंभमपति, यह मिजोरम के राज्यपाल है। यहां से थोड़ा ऊपर चले तो यहां पर आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ओके। और यह है नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। और यह है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश यह चीन से सटा हुआ है और इसीलिए सुरक्षा चाहिए। इसीलिए हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, कौन? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, वो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। कैसा लगा? याद रख लिया? ओके, चलिए आगे बात करें। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाता है 12 जुलाई को, यानी कि कल ही 12 जुलाई को यह विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 जुलाई बोले तो वर्ल्ड पेपर बैग डे। वर्तमान में हम पॉलीथीन बैग का जो यूज करते हैं ना, तो दोस्तों यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसलिए पर्यावरण अनुकूल ऐसी पेपर बैग का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रदूषण है वो न फैले, खास तौर पर हमारा जमीन का प्रदूषण। तो 12 जुलाई को पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है ताकि पेपर बैग के महत्व के प्रति जागरूकता लाई जा सके। और 1852 में फ्रांसिस वॉले ने पेपर बैग बनाने के लिए पहली मशीन का आविष्कार किया था। जीके बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। साल है 1852 और 1852 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस वॉले। फ्रांसिस वॉले ने पेपर बैग बनाने के लिए मशीन का आविष्कार किया था। फ्रांसिस वॉले, नाम मत भूलिएगा। प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का चलन बढ़ाने के उद्देश्य से 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व पेपर बैग दिवस आखिरकार क्यों मनाया जाता है? प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का चलन बढ़ाने के उद्देश्य से। और बायोडिग्रेडेबल व इको फ्रेंडली होने से पेपर बैग पर्यावरण संरक्षण में मददगार है। और पेपर बैग का उपयोग करने से पर्यावरण में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? देखो, पेपर बैग का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल है। पेपर बैग में पैकेजिंग को अप मार्केट और उत्तम दर्जे का माना जाता है। पेपर बैग अक्षय संसाधनों से बने होते हैं
और इसीलिए इन्हें आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सकता है। और 1852 में अमेरिकी आविष्कारक फ्रांसिस वाले ने पेपर बैग बनाने के लिए पहली मशीन का आविष्कार किया था। तो यहां से दोस्तों जीके बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर बैग बनाने का पहला मशीन का आविष्कार किसने किया था? एक अमेरिकी आविष्कारक जिसका नाम है फ्रांसिस वाले। और यहां जब हमने पर्यावरण की बात की है तो पर्यावरण से जुड़े हुए और भी डे मनाए जाते हैं, उनकी भी हम बात कर ले। तो देखो, हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 3 जुलाई को। और यह बात भी मैंने आपको 3 जुलाई को बताई थी। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो हमें याद रख लेना है 26 नवंबर प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून और इसी के साथ 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों हाल ही में विंबलडन जो वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम है, इनमें से एक है विंबलडन। और विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। लेकिन नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? उन्होंने हराया है इटली के माटेओ बेरेटिनी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों याद रखो, यदि क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि किसको हराया है, तो इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराया है। देखो, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। जोकोविच ने मेन सिंगल्स के फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी को 7-6, 6-3, 6-4, 6-3 से हराया। यानी कि पहले मैच में पिछड़ गए थे और बाद में जोरदार वापसी की और सफलता हासिल की। इसी को ही कहते हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच, क्योंकि जीती हुई बाजी को अपने हाथ में ले ले। तो दोस्तों हमें भी इस तरह करना है। आने वाली एग्जामिनेशन में एक सीट पक्की कर लेनी है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो लेकिन एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए। और जोकोविच ने विंबलडन 2021 का खिताब अपने नाम करते हुए करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है। कितनी बार? यह अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच ने। और इसी के साथ जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के सर्वाधिक यानी कि 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। तो याद रखो कि 20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का नाम 3 खिलाड़ियों के नाम पर है, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने यह दोनों खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। और नोवाक जोकोविच ने इस साल खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं बेरेटिनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। वो भी मैंने आपको कल क्वेश्चन में बताया था कि बेरेटिनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले टेनिस प्लेयर बन गए। और यह भी हमें याद रख लेना है कि फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का विंबलडन में लगातार 3रा खिताब है, यानी कि विंबलडन में लगातार 3 बार चैंपियन बन गए हैं नोवाक जोकोविच। और जोकोविच को ये 6वां विंबलडन खिताब मिला है, लगातार 3री बार। और विंबलडन का ये 6वां खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को। तीसरा क्वेश्चन, कच्छी नव वर्ष हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों कल ही कच्छी नव वर्ष मनाया गया, यानी कि यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कच्छी लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कच्छी नव वर्ष हर साल मनाया जाता है। और दोस्तों कच्छ हमारे गुजरात में सबसे बड़ा जिला भी है और यहाँ हम प्रेम से इसे कच्छड़ो कहते हैं। क्या? कच्छड़ो बारे मास। और हमारे अमिताभ बच्चन जी है ना,
वो गुजरात के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने बहुत सी एडवर्टाइज यहाँ कच्छ के रेगिस्तान में बनाई है। और व्हाइट डेजर्ट है, किस तरह का व्हाइट डेजर्ट है। और पूनम का चांद यदि आकाश में चमक रहा हो और आप व्हाइट डेजर्ट में खड़े हैं तो इसका रोमांच कुछ और ही होता है। चलिए बात करें कच्छ के यह नए साल के, तो क्या लिखा है पढ़ो तो। आषाढ़ी बीज कच्छी नवा વર્ષની શુભકામના, એટલે કે કચ્છી નવા વર્ષની શુભકામના ક્યારે આપવામાં આવે છે? આષાઢી બીજના દિવસે। दोस्तों मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और इसीलिए गुजराती भाषा में अच्छी तरह बोल सकता हूं, समझ सकता हूं, और इसीलिए मैंने कुछ वर्ड्स का यूज किया, वो गुजराती था। ओके, तो कच्छी नया साल आषाढ़ के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसे आषाढ़ी बीज के रूप में जाना जाता है। और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह कच्छ, क्योंकि लद्दाख का जो लेह है ना, वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जिला है। और पूरे भारत देश में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जिला है यह गुजरात का कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला है। और प्राचीन महानगर जो धौलावीरा, इमेज आप देख सकते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ धौलावीरा में, वो भी कच्छ जिले में है, जहां पुरातन सिंधु संस्कृति विकसित हुई थी। और कच्छ जिले में स्थित है यह धौलावीरा। और कच्छ में प्रायः कच्ची भाषा, सिंधी भाषा व गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। और मदुरै में यहाँ दोस्तों नए साल की बात आई तो हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कब कब नया साल मनाया जाता है, उनकी सारी बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, मदुरै में चित्रई महीने में चित्रये तिरुविजा नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो मारवाड़ी नया साल दीपावली के दिन होता है। क्या? मारवाड़ी नया साल दीपावली के दिन होता है। और गुजराती नया साल दीपावली के दूसरे दिन होता है। इस दिन जैन धर्म का नव वर्ष भी होता है। क्या? यह दीपावली का दूसरा दिन, यह नया साल जैन धर्म का भी नव वर्ष होता है। और साथ साथ गुजरात के लोग भी यह दीपावली के दूसरे दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। और बंगाली नया साल पोहेला बैसाखी 14 या 15 अप्रैल को आता है। तो यह भी याद रख लो, बंगाली नया साल पोहेला बैसाखी कब आता है? 14 या 15 अप्रैल को। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसी दिन नया साल होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बोइला बैसाख, तो यह नया साल है पश्चिम बंगाल और साथ साथ बांग्लादेश का भी। और रोम के तानाशाह जूलियस सीजर, इमेज में आप देख सकते हैं, जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियन कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया है। और यहाँ जब नए साल की बात आई तो दोस्तों हमारे GK 2020 की स्थापना कब हुई? हमारी चैनल की स्थापना हुई है दोस्तों 11 फरवरी 2019 को, यानी कि 2020-2021 तकरीबन 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। और उनके बाद 6 से 7 महीने अधिक हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है। और इसी के तर्ज पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा यह वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया, आपका जो सोचने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिहाज से हम यह करंट अफेयर तैयार करते हैं और इनमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे यह करंट अफेयर में से क्वेश्चन न पूछ लिए जाए। आपको 20 या 25 मार्क्स तो यूं ही हमारे वीडियो में से मिल जाएंगे। और इसीलिए डेली देखते रहिए, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ही, मैं वो दावे के साथ कहता हूं। चौथा क्वेश्चन, रथ यात्रा निम्न में से किस राज्य का राज्य उत्सव है? दोस्तों आषाढ़ के द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया को यह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है ओडिशा में। और ओडिशा का यह राज्य पर्व है रथ यात्रा। लेकिन कोविड-19 के कारण दोस्तों सीमित रूप से इसका आयोजन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में ओडिशा के पुरी में यह जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। और हमारे गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी इसी तरह की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और हमारे गुजरात में भी यह रथ यात्रा का बड़े धामधूम से आयोजन होता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सीमित लोगों को ही एंट्री दी गई है। ओके, और इसीलिए रथ यात्रा का संबंध ओडिशा के पुरी शहर से भी है और गुजरात के अहमदाबाद सिटी से भी है। ओके, और यह घटना भगवान जगन्नाथ को अपने भाई
भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में यात्रा करते हुए चिन्हित करती है। और बलभद्र के रथ को तल ध्वज कहा जाता है। तो दोस्तों यह याद रख लीजिए कि बलभद्र के रथ को तल ध्वज कहा जाता है, जिसका रंग नीला होता है। क्या? जिसका रंग नीला होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। और सुभद्रा का रथ सबसे छोटा है, जिसमें 12 पहिए हैं और इसे देवदलन कहा जाता है। क्या? सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। कितने पहिए हैं? 12 पहिए। और यह बलभद्र के रथ के कितने पहिए हैं? 14 पहिए। और यहाँ हमने बात की है ओडिशा की। तो हाल ही में मैंने आपको बताया कि यह है हमारा पूर्व में स्थित, यहाँ बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ, यह है ओडिशा। ओडिशा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ और इसीलिए प्रति वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और ओडिशा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले भी बता दिया है कि हमारा पूरा भारत देश और पूरे भारत देश में किस राज्य के राज्यपाल कौन है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद रह जाएंगे। और ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। और ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। क्या? ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। और राज्य उत्सव है रथ यात्रा। 5वां क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा किसने की है? वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बोले तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह जनसंख्या नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा की है। तो यहाँ हमें यह याद रख लेना है, प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और यह दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। तो यह जनसंख्या नीति है क्या? देखो, जिन लोगों की 2 तक ही संतानें होगी उन्हें और अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। किसको? 2 तक ही संतान होगे, इनको कुछ विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2 बच्चे के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी कई लाभों से वंचित रहेंगे। और इस नीति की आगे बात करें तो नीति का उल्लंघन करने वाले लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों के बीच परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए शगुन किट का भी विवरण शुरू किया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, शगुन किट का वितरण किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। 6वां क्वेश्चन, यूरो कप 2020 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? यूरो कप 2020 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है इटली ने। और इटली ने किसको हराकर यह यूरो कप 2020 का फाइनल मुकाबला जीता? दोस्तों बहुत ही रोमांचक मुकाबला था और यूरो कप 2020 का फाइनल मुकाबला इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। तो देखो, यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने किसको हरा दिया है? तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है। इटली ने हराया है इंग्लैंड देश को और इटली की यह फुटबॉल टीम यह जीत का जश्न मनाती हुई, वेरी नाइस। और यह रोमांचक मुकाबला पहले 1-1 की बराबरी पर रहा और फिर मैच का नतीजा निकालने के लिए पेनल्टी शूट आउट हुआ जिसमें इटली की जीत हुई। क्या? यह 1-1 गोल दागकर दोनों का मुकाबला बराबरी पर रहा और आखिरकार यह पेनल्टी शूट आउट में इटली ने यह मुकाबला जीत लिया है। तो पेनल्टी शूट आउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। क्या? 3-2 से हराया। और इटली ने फाइनल में जीत के साथ ही अपना विजय रथ भी जारी रखा है और यह टीम की लगातार 34वीं जीत रही। इससे पहले इटली ने साल 1968 में यूरो कप जीता था। कब? इटली ने इनसे पहले साल 1968 में यह यूरो कप जीता था और अब है 2021। यानी कि कितने साल के बाद यह इटली फिर से एक बार चैंपियन बना है।
और लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया। तो यह भी हमें याद रख लेना है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए UEFA यूरो 2020 का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया, तो लंदन के ऐतिहासिक यह स्टेडियम जिसका नाम है वेम्बली स्टेडियम में खेला गया। सातवां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कौन है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक का नाम है नाविक, महिला नाविक का नाम पूछा है। भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। दीपिका कुमारी हमारी एक निशानेबाज है। माना पटेल एक गुजरात के अहमदाबाद की तैराक है। और नेथरा कुमानन, एक ही ऑप्शन बचता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। पहली महिला नाविक बन गई है नेथरा कुमानन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेथरा कुमानन। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, तो देखो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है, यानी कि 23 जुलाई को यह ओलंपिक इवेंट स्टार्ट होने जा रही है। तकरीबन 10 दिन बाकी है। और आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में भारतीय तैराक नेथरा कुमानन की बात की गई है। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, चारों ऑप्शन की बात कर ले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए छूटना नहीं चाहिए। नेथरा कुमानन, इमेज में आप देखिए, नेथरा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक है। तो इसी के साथ साजन प्रकाश और श्री हरि नटराजन, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक भी है। तो दोनों के नाम याद रख लीजिए, साजन प्रकाश और श्री हरि नटराजन दोनों तैराक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक में कई भारतीय खिलाड़ी पहली बार भाग ले रहे हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब तलवारबाजी में महिला खिलाड़ी भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इमेज आप देख सकते हैं, भवानी देवी, यानी कि तलवारबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं फेंसिंग। दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि आखिरकार यह तलवारबाजी किस तरह की जाती है, जिसे हम फेंसिंग कह सकते हैं। ओके। और तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व की नंबर 1 दीपिका कुमारी से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। तो याद रखो, विश्व की नंबर 1 तीरंदाजी में खिलाड़ी कौन है? महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, हमारे भारत देश की। और हम उम्मीद रखते हैं कि दीपिका कुमारी हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाए। और भारतीय महिला तैराक माना पटेल, इमेज आप देख सकते हैं, माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन किस इवेंट में? तैराकी में भी और भी इवेंट होती है। तो 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है माना पटेल ने, और वो गुजरात के अहमदाबाद की है। और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। क्या? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत देश की पहली तैराक बनी है। 8वां क्वेश्चन, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई? दोस्तों थावरचंद गहलोत बन गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। और कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो भी राज्य है, राज्य की हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो ही राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो थावरचंद गहलोत को हाल ही में शपथ दिलाई है अभय श्रीनिवास ओका ने, क्योंकि वो ही कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है अभय श्रीनिवास ओका। लेकिन यह विक्रमनाथ, दीपांकर दत्ता, मोहम्मद रफीक, यह तीनों किस राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई है। तो यह नाम याद रख लीजिए। और इसके साथ यहाँ तीनों राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी देख सकते हैं। तो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ। तो बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री मोहम्मद रफीक। और मैंने आपको मोहम्मद रफीक के बारे में बताया था जब मंगू भाई छगन भाई पटेल ने यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, तो शपथ किसने दिलाई थी?
वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मोहम्मद रफीक ने। ओके, नवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है 12 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 जुलाई। लेकिन किसकी याद में मनाया जाता है? इस महानुभाव की याद में नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है। इस महानुभाव का नाम है हेनरी डेविड थोरो। क्या? हेनरी डेविड थोरो। तो देखो, प्रति वर्ष 12 जुलाई को हेनरी डेविड थोरो को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। और हेनरी डेविड थोरो कौन है? वह एक लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, उन्मूलनवादी, विकास आलोचक, सर्वेक्षणकर्ता और प्रमुख पारलौकिक लेखक थे, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे हेनरी डेविड थोरो। और वह सादगीपूर्ण जीवन जीने के हिमायती थे और इसीलिए 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं, नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी साहब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी। इमेज आप देख सकते हैं हरी झंडी हाथ में लिए हुए। तो हमारे नितिन गडकरी साहब किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और हमारे नितिन गडकरी साहब ने नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया। और LNG से क्या फायदा होता है? LNG स्वच्छ और किफायती ईंधन है जो परिवहन लागत कम करने में सक्षम है। और LNG भविष्य का ईंधन है और इससे परिवहन क्षेत्र में क्रांति होगी। और देश का पहला निजी LNG संयंत्र वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह ने नागपुर जबलपुर राजमार्ग के निकट केम्प्टी रोड पर स्थापित किया गया है। तो यह हमें याद रख लेना है कि देश का पहला निजी LNG संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? नागपुर में। और किस समूह ने स्थापित किया है? वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह ने। कहां पर? तो इसका लोकेशन है नागपुर जबलपुर राजमार्ग के निकट केम्प्टी रोड पर यह देश का पहला निजी LNG संयंत्र स्थापित किया गया है। 11वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रत्येक घर में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में किसको 3,323 करोड़ रुपए जारी किए हैं? प्रत्येक घर में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस ओडिशा राज्य को 3,323 करोड़ रुपए जारी किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इमेज में आप देख सकते हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए ओडिशा को 3,323 करोड़ रुपए की सहायता की है। और मार्च 2024 तक सभी घरों में नल पेयजल की आपूर्ति करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और यहाँ मैंने दोस्तों ओडिशा की रथ यात्रा की बात की, लेकिन रथ यात्रा से जुड़े हुए कोई फैक्ट आपको यदि याद है, आपके पास नए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 12वां क्वेश्चन, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहां आयोजित की गई? हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक वेनिस में आयोजित की गई और भारत ने वर्चुअल तरीके से इस इवेंट में हिस्सा लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेनिस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 की उच्च स्तरीय टैक्स सिंपोजियम ऑन टैक्स पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज में वर्चुअली हिस्सा लिया। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक से पहले G20 इटली द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया, यानी कि इटली के वेनिस शहर में इस इवेंट को आयोजित किया गया है। और यहां हमने बात की है G20 शिखर सम्मेलन की, तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें याद रख लेना है इटली। कौन? इटली। यहाँ इमेज में लोगो देखिए, G20 इटली 2021 में आयोजित करने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की 16वीं बैठक 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में होने वाली है। तो यह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा और बैठक आयोजित होने वाली है इटली की कैपिटल रोम में। जबकि 2022 में यह G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होने वाला है? इंडोनेशिया में।
2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हमारा भारत देश करेगा। तो यह भी याद रख लीजिए, 2022 में मेजबानी करेगा इंडोनेशिया और 2023 में मेजबानी करने वाले हैं हम। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई निम्न में से किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता है? दोस्तों, प्रतिवर्ष मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, और इसलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। मलाला यूसुफजई किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता है? पाकिस्तान देश की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित क्यों किया है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखो, युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया, और दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन को यह मलाला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को कल ही मनाया गया। और यहाँ हमने मलाला यूसुफजई की बात की है, तो इनकी एक किताब भी है, इमेज में आप देख सकते हैं, आई एम मलाला। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर जिसका नाम है आई एम मलाला, तो यह पुस्तक की सहलेखिका भी है मलाला यूसुफजई, और उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई थी। तो यह याद रख लीजिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में यह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। कौन? मलाला यूसुफजई। और उस वक्त हमारे भारत देश के एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाम क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो आपको सर्च करना है, ओके। और मलाला यूसुफजई ने गोली लगने से पहले एक अभियान शुरू कर दिया था, बच्चों को बढ़ाया था, और तालिबान ने यानी कि आतंकवादियों ने सिर पर गोली मारी थी मलाला यूसुफजई को। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश की शहरी स्थानीय इकाइयों में ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? पंजाब राज्य ने प्राप्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, पंजाब। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है उदिया निर्मल, चावड़ा अजय, मानव वाघेला, प्रजापति तोरल, रंजना कुमारी और जल्पा परमार। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है पंजाब। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है पवन मणि ऑफिशियल व्लॉग नामक कोई फ्रेंड है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओगानिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्र नगर से, रविंद्र भानवर, अजित राठौड़, विजय बुमतरिया, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है विजय जी। चंद्रिका किशोरी, आपका आंसर बिल्कुल सही। और भी 4 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है महेश मोहानिया, वेचत राठवा, दशरथ रबारी और गोहेल भूपत। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ दोस्तों, आपको पढ़ाते वक्त मेरे सीने पे पसीना आ गया है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। यदि आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलोगे क्या? आप सिर्फ पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, लेकिन पसीने से नहाएगा वो किस्मत बदलेगा। क्या? किस्मत बदलेगा। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल ही विथ डिटेल मैंने आपको बताया था 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाल ही में यह व्यक्ति क्यों सुर्खियों में आए हैं वो भी आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कल मिलेंगे तब इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।